हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत करते हैं ईएडी परिवार में। चलिए फिर बच्चों पढ़ाई शुरू करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है, तो देखो यार, इंडक्शन मोटर आप लोगों के जो सिलेबस में है, वैसे तो वो बहुत छोटा सा दे रखा है आप लोगों की किताबों में, लेकिन सिर्फ इतना सा पढ़ने मात्र से काम नहीं चल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा और एडवांस जाना पड़ेगा। और आज उन्हीं कुछ एडवांस टॉपिक में से एक हम बात करेंगे, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप लोगों के नोट्स में या आप लोगों के किताबों में आईटीआई की सिर्फ ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के छोड़ दिया, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट इसमें मिस भी कर दिया। इसीलिए हम इस टॉपिक का अच्छे से पहले ऑपरेशन करेंगे और फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम बेटा लिखने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में कहने का मतलब ये है कि हम देखना चाहते हैं कि अगर हम स्लिप को वेरी करवाएं, यानी कि स्लिप के साथ साथ में टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यही हम जानने वाले हैं टॉर्क स्लिप विशेषता में। तो चलिए बनाना सीखते हैं इसको। देखो, अगर आप लोगों को याद हो तो यार बच्चों, हमने मेरे शेरों शेरनियों, अगर आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें याद हो तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें ये लिखी हैं कि सर टी एफ एल बराबर में, देखो हमने क्या क्या लिखा है कि सर टी यानी कि जो टॉर्क है, जिसे आप टी एफ एल लिख रहे थे बेटा, या जिसे आपने टी लिखा है, वो मशीन में होता है 1/ओमेगा s इंटू वोल्टेज का स्क्वायर, यानी V1 स्क्वायर, बातें नहीं, अपॉन में हमें मिल जाता है R2/s स्क्वायर प्लस में स्क्वायर। और यहां एक फॉर्मूले में बेटा, यहां पर आपको सिखाया, देखिए R2-s। ठीक है बच्चों, तो हमें ये फॉर्मूला देखो पता है। अब इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग इस विशेषता को ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखो यार बच्चों, हमने क्या काम किया है इसमें, हमने ये जाना है कि गुरुजी हमने ना एक स्टार्टिंग पढ़ी है, कम कर दे यार पंखा ना। तो हमने क्या पढ़ा है कि गुरुजी स्टार्टिंग में, अच्छा पहले आप एक बात बताओ, गणित के दृष्टिगत एक सवाल पूछता हूं यार बच्चों, 1 में और 0.04 इनमें कितना डिफरेंस होगा? 1 में और 0.04 में कितना अंतर होगा? मतलब ये बताओ कि 1 इससे बहुत ज्यादा बड़ा है ना, क्योंकि अगर प्रतिशत में लिखोगे तो इसे 100% लिख सकते हो और इसे 4% लिख सकते हो, यही तो कहोगे ना। नहीं, डैश नहीं लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर डैश नहीं लगाओगे ना, तो फिर ये जो सर्किट में हमने वोल्टेज लिए ना, वो रेफर टू रोटर साइड पढ़ रहे होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आईटीआई और जेई में आपको इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मतलब टेंशन मत लेना इस चीज की। मैंने कहा तो है, आप नॉर्मली अगर एसटीमैक्स बराबर में R2/x2 पढ़ रहे हो तो भी सही है, और R2-x2 पढ़ रहे हो तो भी सही है। तो दोनों में देखो काफी अंतर देखने को मिलेगा। तो बस इसी के हिसाब से हमने देखो यहां पर क्या क्या चीजें जानी। हमने कहा स्टार्ट यानी कि शुरुआत में देखो जी क्या मैटर फंसा भाई। शुरुआत में हमें ये पता है कि सर s का मान 1 होना। अब ये तो मान उच्च मान है, अरे s का मान 1 होना बेटा, ये तो 0.04 0.02 इनसे तो काफी उच्च मान है ना, तो ये हाई वैल्यू है। अच्छा, अब अगर कभी हम किसी भी नंबर को हाई वैल्यू से भाग देने लग जाएं, अगर कभी भी किसी नंबर को बच्चों हम हाई वैल्यू से भाग देने लग जाएं, तो क्या होगा? सर सिर्फ रोटर और स्टेटर दोनों को? हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार फ्यूचर ब्लॉग बेटा, या तो इसे आप रेफर टू रोटर पढ़ लोगे या रेफर टू स्टेटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, टेंशन मत लो इतना यार, अगर फर्क पड़ता तो हम तुम्हें बताते। तो चलो देखो यार, अगर ये किसी भी नंबर को हम उच्च नंबर यानी हाई नंबर से भाग दें तो बेटा परिणाम निम्न आएगा, यानी कम परिणाम आएगा। और अगर किसी भी नंबर को हम कम नंबर से भाग देंगे
तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा। देखो बेटा कैसे, अगर माना वो नंबर 10 है, आप इसे 100 से भाग दोगे तो कम रिजल्ट 0.01 आ जाएगा। और यार मेरे बच्चों, अगर आप इसे कम नंबर से भाग दोगे ना, छोटे से, तो यार रिजल्ट 1000 आ गया। तो हमेशा याद रखो कि अगर किसी भी नंबर को ज़्यादा बड़े नंबर से भाग दिया जाएगा तो उसका मान गिरना है रिजल्ट, और बेटा अगर छोटे नंबर से भाग दोगे तो रिजल्ट बढ़ जाता है। अब देखो हमने इसी चीज़ को यहाँ देखा साहब कि सर इसमें ना तुलना करके देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि R2 डैश बाई एस और ये हो गया साहब X2 डैश, और इनके ना स्क्वायर पे देखते हैं बेटा। अब एक बात बताओ, S का मान अगर उच्च है, यहाँ इसे हाई नंबर से भाग दोगे, समझ लो यार, देखो ना, समझ लोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, और बेटा नहीं पकड़ोगे बात को तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी भाई। अगर तुमने, ये मेरा वादा है आपसे, अगर आपने मेरे साथ साथ में चीज़ों को बस ना सुनते रहना शांति से, और जो जो चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ ना बस उन्हें सुनो लोगे और बाद में एक बार रिवाइज कर लोगे तो कितना भी मुश्किल एग्जाम को फोड़ के आ जाओगे। तो देखो हमने क्या काम कर दिया कि R2 डैश अगर इन दोनों में तुलना करें तो इसे मैं कम कहूँगा, क्योंकि देखो S का मान अभी उच्च है, तो अगर बेटा S का मान यहाँ उच्च है तो इसका परिणाम कम आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि देखो इस केस में रिएक्टेंस ज़्यादा होगा रोटर के प्रतिरोध से, हम ये लिखेंगे। अच्छा जी, तो हमने कहा X2 डैश के स्क्वायर की तुलना में R2 डैश बाई एस स्क्वायर को एलिमिनेट करने पर, अच्छा जी भाई अगर ये कम आया इसका रिजल्ट तो फिर इसका तुम क्या आचार डालोगे, तुम एलिमिनेट कर लो। आपने कहा गुरुजी अगर हम एलिमिनेट कर लेंगे, हम क्या, देखो ये कैसे भाई, अगर मैं लिख दूं यार, ये टेक्निकल नहीं है, गणित का कॉन्सेप्ट था यार बच्चों। अगर किसी नंबर को बड़े, क्या हो गया भाई, अंक से भाग देते हैं तो परिणाम कम आता है। ठीक है बच्चों, परिणाम कम आ जाएगा। तो इसी वजह से R2 डैश बाई एस का स्क्वायर का मान कम हो गया, तो भाई हमने इसे उठा के बेटा एलिमिनेट कर दिया मेरे बच्चों। तो हमें क्या मिला, टॉर्क बराबर में 1/ओमेगा s गुणा V1 स्क्वायर गुणा बटे में क्या बेटा, इसको तो एलिमिनेट कर दिया, ये X2 डैश का स्क्वायर और मेरे बच्चों R2 डैश बाई एस, हमें ये मिल गया। आपने कहा कि गुरुजी हमें तो यार जो संबंध चाहिए ना, जो रिश्ता देखना था, वो टॉर्क और स्लिप का देखना है। तो आप कहेंगे ये बताओ जरा, टॉर्क और स्लिप एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपने कहा कि गुरुजी इसे देख के हम क्लियरली ये समझ पाए हैं कि टॉर्क व्युत्क्रमानुपाती स्लिप के होगा, किसमें, शुरुआत में। तो हम ये कहते हैं कि शुरुआत में इंडक्शन मोटर में आघूर्ण स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बताओ, ये पहले पॉइंट क्लियर है कि नहीं। शुरुआत में यानी कि जब मोटर चलेगा तो मेरे बच्चों शुरुआती फेज में, यानी कि शुरुआत में, अब अगर तुम स्लिप को बढ़ाते जाओगे या स्लिप को कम करोगे तो ये बढ़ेगा, इसे बढ़ाओगे तो ये गिरेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है। ठीक है भाई। अब देखो जी, यानी कि शुरुआत में S का मान 1, और देखो 1 मतलब 1 के आसपास, यानी कि उच्च मान होगा। अभी बताऊंगा आपको, ये भी पूरा ग्राफ बनवाऊंगा।
आपने कहा गुरुजी ये तो बात सही है, चलो शुरुआत की कर ली। अरे भाई ये क्लियर हुआ ना आपको यार दोस्त कि शुरुआत में देखो भाई, आपको ये पता है कि मैंने ये लिखा रखा है कि शुरुआत में एस का मान बहुत हाई होगा। अब आप सोच रहे हो कि गुरुजी हाई कैसे होगा, तो यार दोस्त एस बराबर में एन एस माइनस एन अपॉन एन एस है, ये बहुत कम होती है शुरुआत में गति, इसीलिए एस का मान हाई हो जाएगा। और एस का मान अगर हाई हो गया, किसी नंबर को अगर बड़े नंबर से मैं भाग दूंगा तो रिजल्ट कम है, इसीलिए मेरे शेरों शेरनियों यहां पर हमें शुरुआत में इंडक्शन मोटर में आघूर्ण स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि स्लिप का मान घटेगा तो मैं क्या ये लिख दूं कि टॉर्क का मान बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है, देखो मैं लिख भी देता हूं, यदि स्लिप का मान घटेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, या यह भी कह सकते हैं कि स्लिप का मान बढ़ने पर टॉर्क का मान घटेगा। बेटा व्युत्क्रमानुपाती का मेरे शेरों शेरनियों यही तात्पर्य है। क्लियर भाई? बेटा S बराबर 1 मतलब मोटर नॉट स्टार्टिंग, और S बराबर 1 का मतलब आप कहते हैं शुरुआत इसकी होनी। देखो जब मोटर नहीं चल रहा है तो बेटा तभी तो शुरू होगा, जब नहीं चल रहा है तभी तो धीरे धीरे चलने लग जाएगा। स्लिप का मान 1 होने पर, या माने क्या नहीं, स्लिप का मान मैंने कहा ना S बराबर 1 के आसपास कितना लेना है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मैं हटा देता हूं भाई। S बराबर ये लिख लो फिर आप उच्च लो भाई। तो ये किसके आसपास में है? जैसे 1 के आसपास 0.98 आ जाए, 0.97 आ जाए, है ना, ये 1 के आसपास की बात है। यानी कि जब ये चलेगा, शुरू करेगा, पहले पूरा तो होने दो, जब ये शुरू करेगा तो भैया उस दौरान कुछ देर तक रिश्ता ये रहेगा, टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। यानी कि ये कह सकते हैं कि शुरुआती फेज में स्लिप और टॉर्क के बीच जो संबंध आएगा वो आएगा साहब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है भाई बच्चों, चलो अब दूसरा लेते हैं। दूसरी हालत देख लो इसकी, नॉर्मल चलन स्थिति में, नॉर्मल चलन स्थिति में। अब गुरुजी क्या किया जाए, नॉर्मल चलन को समझाओ। तो देखो नॉर्मल चलने की स्थिति को हम ये कहते हैं कि जब मोटर, बेटा आपने देखा भी होगा, देखो मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था, मुझे अच्छे से याद है कि नॉर्मल चलने की स्थिति में हमने ये कहा था कि मोटर ना सिंक्रोनस के आसपास चल रहा होगा। जैसे हम ये पढ़ते थे कि एक 3 फेज, बेटा मुझे लग रहा है ना आप लोग देखो मेरे बालक भाई शशि रंजन सिंह जी, आप कंफ्यूज हो रहे हो बेटा मेरे भाई। नो लोड की स्थिति में स्लिप 1 नहीं होता, नो लोड की स्थिति में स्लिप जो होता है बहुत कम होता है, 0.01 के आसपास। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो बेटा मेरे भाई। नो लोड की स्थिति में मेरे बच्चे स्लिप का मान बहुत कम आता है। S बराबर 1 जो लिख रहे हो ये तब आता है जब मोटर स्टार्ट होने वाला, या मोटर स्टार्ट कंडीशन में, या कहें कि स्टैंड स्टिल कंडीशन जिसे हम कह रहे हैं कि बेचारा रुका हुआ है। तो नो लोड में अभी लिखाऊंगा जो स्लिप आएगी वो बहुत कम आएगी, 0.01 के आसपास। थोड़ा वेट कर लो, ठीक है भाई। अरे नहीं कोई बात नहीं यार, वैलिड अगर चीज़ें होती है ना, वैलिड अगर किसी के डाउट होते हैं तो मैं सब चीज़ें बताता हुआ चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं यार। मुझे जितनी चीज़ें आती है, जितना हमने इस 14 साल में बेटा तब किया है, चीज़ें सीखी है, मुझे बताने में कोई दिक्कत है ही नहीं। पूछो खूब जम के, लेकिन ना वैलिड
चीज़ें पूछोगे तो मैं बताऊंगा अभी। अब कोई बच्चा यही कहने लग जाए कि सर ये स्लिप क्या है, जबकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, तो फिर मैं बोलता हूँ कि यार भाई पुराना पढ़ के आया करो। लेकिन नॉर्मल जो वैलिड सवाल है बेटा पूछा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं यार दोस्त। टीचर का काम क्या है, मैं नहीं बताऊंगा तो कहाँ जाओगे भाई। हम कह रहे हैं कि जब मोटर नॉर्मल चलन स्थिति का मतलब है जब मोटर नॉर्मल गति पर चलता है। जब मोटर नॉर्मल गति पर चलता है, अच्छा तो हम क्या कहते हैं, तो बेटा वहां पर ना जो स्लिप होती है उस दौरान बच्चों जो स्लिप है वो बहुत कम आती है। अब बताता हूं, देखो कम, बहुत कम का मतलब है 0.04, अगर याद हो आपको 0.03, 0.02, 0.05, मतलब कि पॉइंट में आएगी भाई। ये भाई नालायको, ये रटना नहीं है, समझना है। यानी कम का मतलब ये नहीं है कभी आप सोचो कि सर ना पेपर में तो 0.05 था, बालक और बालिकाओं, इसका मतलब कम का मतलब एग्जाम 0.0 के फेस में देगा। देखो 0.04, 0.05 मतलब कम वैल्यू। अब कुछ बच्चे तो गलती कहां कर रहे हैं, ये कह रहा है 40% और 4%। तो इसमें जरा देख लो बेटा, इसे देखो क्या लिख लेते हैं। अगर प्रतिशत में लिखते हैं ना तो इसे 4% कह लोगे, इसे 3% कहोगे। प्रतिशत में ये है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 0.04 ये सब है। मैंने कब कहा कि नो लोड की स्थिति में टॉर्क अधिक होगा? तुम पढ़ाने तो देखो, तुम गलत चले जाते हो बेटा। मैं तभी तो बोल रहा हूं कि देखो सोचा जरूर करो। जब तुम सोच रहे हो ना, तुम गलत, मेरे पढ़ाने से पहले ही गलत सोच बैठते हो, है ना, तो फिर तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो उलझ जाएंगे। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, इसे जरा इसका आनंद लो, फिर देखना कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरिटी के साथ में तुम्हारे सामने आते कि नहीं आते। अभी जैसे रुतेश बाबू ने लिख दिया, तो बेटा आपने ना गलत लिख दिया। क्यों? अभी आपने पूरी बात नहीं सुनी। जब सुनोगे तो तुम्हें मजा आएगा कि हाँ सर अब मैं सही समझाऊं। तो बेटा जब नॉर्मल चलन स्थिति की बात हुई तो उस दौरान स्लिप कम है। अच्छा, तो हमने कहा कि R2-S, बेटा अगर किसी को कम नंबर से भाग दोगे तो अब ये ज्यादा हो जाएगा। अब ये ज्यादा है भाई, अगर कम नंबर से भाग दोगे तो अब इसका R2 का वैल्यू ज्यादा आएगी, है ना। तो अब देखो क्या है यार, नहीं मेरे से पहले अगर सोचोगे ना तुम बेटा तो बच्चे ही तो हो। अब देखो यार, हम तो जैसे रात दिन इन्हीं चीज़ों में है तो हम तो अलग अलग तरीके से सोच लेते हैं। बच्चे ही तो हो तुम, तो बच्चे हो तो फिर बच्चे इतने एडवांस थोड़ा ना सोचेंगे, है भाई। तो पहले टीचर से पढ़ लो और फिर उसमें सोचो, विचार करो, फिर क्या है, फिर दिक्कत होती है। हम खड़े हैं ना भाई आपके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो R2-S का स्क्वायर ग्रेटर देन X2 का स्क्वायर क्यों आया, अब इस पे बात कर लो। क्योंकि S का मान सर बहुत कम लिया है, तो हमने कहा कि इस स्थिति में R2-S स्क्वायर की तुलना में X2 स्क्वायर को एलिमिनेट करने पर, भाई इस स्थिति में R2-S स्क्वायर की तुलना में हमें करना पड़ेगा X2 स्क्वायर को एलिमिनेट। अब गुरुजी एलिमिनेट अगर कर दें तो अब सर हमें ना टॉर्क का फॉर्मूला लिख के बताओ क्या होगा, है ना भाई। अब देखो जी, ये क्या तुम सोरी वोरी लगा के रखे, मारूंगा मैं बता रहा हूं। पहले पढ़ो, सोरी वोरी की क्या जगह है। अबे सॉरी बोलो तो ऐसे काम करो ही मत, है भाई। अपने माँ बाप के सामने गलती करते हो, हमने समझाया भाई, हम भी कोई और थोड़ा ना है, आपके गार्जियन या पेरेंट्स ही तो हैं। गलती करोगे तो हमने तुम्हें बोल दिया बेटा ये मत करो, इससे तुम्हें नुकसान है। हम कभी तुम्हारा नुकसान थोड़ा है, तुमने कहा जी ठीक है सर अब हम आगे से ध्यान रखेंगे, दैट्स ऑल, बस। और क्या है।
अब देखो सुनो मेरी बात, तो हमने इसमें यार दोस्त जब इसे एलिमिनेट कर दिया इस वाले को, तो अब चलो यहाँ, अब आपने कहा गुरुजी E बराबर 1/ओमेगा s गुणा v1 बटे में सर r2-s का स्क्वायर, भाई इसे तो एलिमिनेट करोगे इसके मान बहुत कम आ जाएगा, r2-s। देखो बेटा इससे ये जो बटे में है एक पावर काट दिया, तो गुरुजी हमें कुछ मिला, इस s को बेटा ऊपर भेज दूं, s v1 बटे r2-, ये लिख सकते हो। अब क्या करें, देखो जो टॉर्क है रिश्ता किसके बीच था, स्लिप के, तो टॉर्क समानुपाती है स्लिप के। कब मेरे शेरों शेरनियों, ये आता है बेटा जब ये नॉर्मल चलन स्थिति में है। अच्छा सर ये तो फंस गए हम, है ना। ठीक है बेटा, अब देखो यार बालकों और बालिकाओं क्या किया। अब तुमने इसमें लिखना ये पड़ा तुम्हें कि गुरुजी बाकी चीज तो ठीक थी, लेकिन हम फंस यहां गए कि नॉर्मल चलन स्थिति में, मैं इसलिए ये सारी थ्योरी लिखा रहा हूं ना, जब आप फ्यूचर में बेटा रिवाइज करोगे ना, क्योंकि अभी तो है नहीं कि आज पढ़ाया कल पेपर देने जाओगे, तो इसलिए थ्योरी लिखा रहा हूं मैं ये, कि जब तुम आगे फ्यूचर में रिवाइज करने जाओगे ना, तो तुम्हें पढ़ते ही मजा आ जाएगा कि यार हाँ ये पॉइंट तो हमने किया है। अभी देखना इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मैं टिक करवाऊंगा आपको। नॉर्मल चलन स्थिति में, नॉर्मल चलन स्थिति में टॉर्क व स्लिप एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यानी नॉर्मल चलन स्थिति में, सर ये क्या फंस गया सर, ये तो नॉर्मल चलन स्थिति में ये समानुपाती है। अब देखो आनंद लो अपना इलेक्ट्रिकल रूपीस गंगा का, क्या बेटा गुरुजी यहां तो आपने टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस पढ़ा दिया, क्या करें बताओ। देखो ये रहा सर यहां आपने टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस पढ़ा दिया, तो सर इसमें से क्या क्या करें हम। अब मैंने बोला देख भाई करना यह है जो तुम्हें सिखाया है, अब जरा करेक्टरिस्टिक्स तो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करनी पड़ेगी क्योंकि यहां बनेगी नहीं। अब जरा एक सवाल मैंने पूछा आपसे कि इस पेज पर 4-5 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेंशन करते हैं। देखो शुरुआत में क्या ज्यादा है ये बताओ। नंबर 1 बेटा शुरुआत में O1 ये है कि शुरुआत में रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस में से क्या ज्यादा दिख रहा है, तो यहां पर ये आ जाता है थ्योरी का सवाल बेटा। एक तो ये ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा यहां से, कर लोगे। देखो अगर मैं ये कह रहा हूं कि शुरुआती दौर में बेटा ये बताओ कि x2 ज्यादा मिलेगा तुम्हें या फिर R2/s, आप कहना गुरुजी रिएक्टेंस प्रभाव ज्यादा है और रेजिस्टेंस वाला कम है, कर लोगे। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया यार बच्चों यहां से O2, ये भी डायरेक्टली बेटा आपका थ्योरी के लिए है, न्यूमेरिकल तो इस पे कुछ बनेगा ही नहीं बेटा। यहां से ये थ्योरी का सवाल है कि शुरुआत में टॉर्क व स्लिप के बीच संबंध क्या है। ठीक है सर, अब नॉर्मल चलने की स्थिति में यार बच्चों क्या मामला है, क्या ज्यादा और कम है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो तीसरा सवाल आ जाता है देखो आपका यहां से O3, ये भी आता है थ्योरी। तो बेटा यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है और रिएक्टेंस कम दिखाई दे रहा है, कर लोगे। और बेटा नेक्स्ट है हमारा O4, ये भी बेटा यहां से थ्योरी का मामला ही है। क्या कह रहे हो कि सर टॉर्क और स्लिप के बीच का जो संबंध है वो तो सर डायरेक्टली समानुपाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ये बताओ बोर्ड पर आपके ना 4 चीजें लिखी हुई है, आपके बोर्ड पर बेटा 4 चीजें लिखी हुई हैं, 4 ऑब्जेक्टिव। अब ये बताओ पहले इनसे रिलेटेड ना कुछ ऑब्जेक्टिव फिट करते हैं भाई, ताकि आपका ये चीजें ना सेट हो जाए दिमाग में। पहला सवाल
इस चैप्टर का नहीं, आज का पहला सवाल भाई। और ये ना मैं जो O1 O2 लिखता हूं ना ऑब्जेक्टिव, अगर कोई बच्चा सिर्फ इन्हें भी पढ़ के चला गया ना, पेपर को फोड़ के आएगा भाई है। हमने कहा कि अब देखो सवाल क्या है। सवाल ये पूछता है कि एक 3 फेज प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर में टॉर्क का मतलब हिंदी में आघूर्ण होता है, मैंने टॉर्क लिख दिया। टॉर्क व स्लिप के बीच क्या संबंध होता है। फटाफट से देखो कि एक इंडक्शन मोटर में टॉर्क व स्लिप के बीच क्या संबंध होता है। तो मैंने देखो यार बेटा ये तो नहीं लिखा ना कि शुरुआत में या फिर नॉर्मल। अब देखो जी, अब इसमें क्या नोट कर लो कि जब कोई स्थिति नहीं होती ना, जब कोई स्थिति नहीं है तो बेटा कौन सी मानी जाएगी। हम क्या कह रहे हैं कि जब स्थिति स्टार्ट व नॉर्मल ना लिखे तो आप खुद से नॉर्मल चलन स्थिति समझ लेंगे। ठीक है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन ए टॉर्क प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट यार, टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। बी टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्लिप। सी कोई यानी टॉर्क व स्लिप में कोई रिलेशन नहीं है। और डी नन ऑफ दीज। बाबा केदार के आशीर्वाद से जल्दी से बताओ क्या टिक करोगे अगर इस तरह का सवाल आए तो। पेपर में मेरी भी बेइज्जती करा के मत आ जाना बेटा, बता रहा हूँ चीज़ें ऐसी ऐसी बता के भेजूंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा, बिना किसी एफर्ट के पेपर फोड़ दोगे। बताओ अब क्या करके आओगे तुम पेपर में। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ये हुई ना बात। देखो तब मजा आता है पढ़ाने में। इंपॉर्टेंट सवाल था जी, ये आ गया। ठीक है, अगर ये कोई स्थिति नहीं भी दे रहा है तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। अब ऐसा हो सकता है कि एक इंडक्शन मोटर में होता है और कोई कंडीशन अगर स्पेसिफिक नहीं है तो नॉर्मल चलन स्थिति ही ली जाती है। कौन सी स्थिति? नॉर्मल चलन स्थिति ही ली जाएगी। यदि ये लिख देता बेटा कि शुरुआती फेज में क्या होगा, तब हम कहते कि टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी यार नॉर्मल चलन स्थिति और शुरुआत में क्या अंतर है देख भाई। नॉर्मल चलन का मतलब क्या है, अब ना देख मेरे भाई शशि रंजन जी, और तुझे अगर एग्जाम्पल आज अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में ना कोर्स की जो पॉजिटिव चीजें ना उन्हें शेयर कर देना। ठीक है भाई, क्या है ना ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसी चीज को किस उद्देश्य से अपने आप में ना स्वीकार करते हो। कुछ बच्चों का, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कुछ बच्चों का उद्देश्य होता है कि हम तो कमियां ढूंढने जा रहे हैं भाई। तो यार मेरे बच्चों वो कमियां ढूंढने में ही जीवन निकाल लेते हैं, नौकरी नहीं मिलती है ऐसे में। और कुछ बच्चों का ये होता है कि हम शिक्षा को ग्रहण करने जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं, तो बेटा वो नौकरी ले भी लेते हैं और जीवन भर आनंद भी प्राप्त करते हैं। और मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि अपने जीवन में 440 का एक बैलेंस बना लो। बैलेंस होता है 440, ITI के दृष्टिगत मैं बता रहा हूँ। 440 का मतलब क्या है देखो बताता हूँ मैं। 440 का बैलेंस बना लो ITI में। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये क्या? नोट का मतलब बेटा, नोट का मतलब हो जाता है कि कोई भी अतिरिक्त बिंदु, इसका नोट का मतलब पैसा नहीं है। देखो ये 440 में क्या है कि यदि आपने 2 साल ITI के कर ले और 2 साल अपनी तैयारी में मेहनत कर ली, कितने साल हो गए? 4 साल।
ITI माना आपने 18-20 साल में कर लिया, जितने में भी तुम करो यार, वो तो तुम्हारी उम्र के ऊपर डिपेंड है भाई। मतलब 2 साल ITI के और 2 साल तैयारी में, कुल मिलाकर कुछ बच्चे तो कुछ बच्चे तो 3 साल में एग्जाम फोड़ लेते हैं, यानी कि ITI करके 1 साल ही तैयारी करते हैं भाई। कुछ टैलेंटेड बच्चे होते हैं, लेकिन 440 का रेशियो देखो क्या कहलाता है कि मेरे भाई 4 साल मेहनत कर लो, 2 ITI के और 2 बाद में जम के मेहनत कर लो, तो ये 4 साल तुम्हारे आने वाले 40 साल को 40 साल, क्योंकि अगर 20 में नौकरी लग गई तो रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होती है, तो भाई आने वाले 40 साल को तुम्हारे अल्टीमेट बना देगी मजे लेने के। क्योंकि वैसे भी देखो यार, 60 के बाद तो वैसे भी आदमी इस उम्र में धीरे धीरे पहुंच जाता है कि बच्चे बुच्चे हो जाएंगे, तो वही अपना ठीक है उन्हीं के साथ में चल जाएगा। और ये फिर आबाद होने के भी है मेरे भाई, और ये बर्बाद होने के भी है। अब वो कैसे, या तो 4 साल मेहनत करके 40 मजे कर लो, या फिर इन 4 साल मजे करके ये 40 साल बर्बाद कर लो। ये दोनों तरफ है, मतलब ये 2 धारी तलवार है। इसमें सिर्फ एक अच्छी चीज नहीं है, या तो 4 साल मेहनत करके 40 साल एंजॉय कर लो लाइफ को, या फिर इस 4 साल मजे करके 40 साल बर्बाद हो जाओ। चॉइस दोनों तरफ हर प्रकार से तुम्हारी ही होती है भाई, ठीक है। तो अब देख भाई, एग्जाम्पल बताता हूं इस बच्चे को मैं कि सर शुरुआती फेज और नॉर्मल चलन स्थिति से क्या समझते हैं। चलो भाई, अब अगर किसी बच्चे के पास में साइकिल हो, बाइक हो, है भाई, या नॉर्मली चलो पैदल चल लेते हैं आज ना, खड़े होके। अभी मैं यहां पर खड़ा हूं भाई, तो अभी मैंने चलना शुरू किया, देखना जरा ना, अभी तुम भी खड़े हो जाओ अगर तुम्हें एक्सरसाइज करनी है तो यार दोस्त हम क्या कर रहे हैं, देखो शुरुआती फेज समझाना है ना तुम्हें। तो देखो शुरुआती फेज क्या है बेटा, जब हम यहां खड़े हैं तो बेटा हमने ना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, तो हमने चलना शुरू किया। तो अभी देखो हम एकदम से उड़ के, एकदम से स्पाइडरमैन की तरह तो नहीं उड़ जाएंगे ना, तो हम शुरुआत में क्या करेंगे, हम धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे। और बेटा अगर हमें रनिंग करनी है, नॉर्मल रनिंग करनी है, तो शुरुआत तो हम धीरे धीरे करेंगे, और उसके बाद में ये। तो जब हम नॉर्मली ये चल रहे हैं ना, तो वो शुरुआती दौर है, और बेटा जब हम अपना धीरे धीरे रेस बढ़ा के अपना ये, तो बेटा ये नॉर्मल चलन स्थिति है। दोनों में अंतर देखो, शुरुआत में जब मैं चलना शुरू किया और जब मैं रनिंग करना शुरू हुआ, तो बेटा जब मैं रनिंग कर रहा हूं वो नॉर्मल चलन स्थिति है, और जब मैंने दोस्त चलना शुरू किया था वो हमारे लिए शुरुआती दौर था, शुरुआती फेज था। जैसे आपने साइकिल उठाई, तो साइकिल को एकदम थोड़ा ना भगा दोगे, जैसे ही साइकिल पर बैठे और प्यार से तुमने इसमें पैडल दिया, वो शुरुआती फेज है। और जब तुम धीरे धीरे पैडल की गति घुमाने की बढ़ाने लग गए, तो वो नॉर्मल चलन स्थिति है। वही चीज यहां पर भैया मोटर की है जी। नॉर्मल चलन ही फास्ट क्यों लेते हैं, तो बेटा एक बात बता, नॉर्मल चलन तुम मोटर बना रहे हो, तो मोटर को बेटा सिर्फ चश्मा लगा के ऐसे सुंदर सा देखने के लिए तो नहीं बना रहे हो ना, मोटर को घुमाने के लिए ही तो बना रहे हो, मोटर को घुमाने के लिए तो बना रहे हो। मोटर को ऐसे तो है नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ा ही है कि भाई तुम ऐसे चश्मा लगा के देखोगे, सुंदरता मोटर रखा हुआ है, घूम रहा नहीं। तो मोटर जब डिजाइन किया है तो चलाने के लिए ही तो डिजाइन किया है ना। तो नॉर्मल चलन स्थिति तो भाई शुरुआत अगर होगी तो जरा देखो, जब तुम सप्लाई दोगे तो एकदम भागेगा तो है नहीं, तो शुरुआत में धीरे चलेगा, उसके बाद में प्रैक्टिकल सोच के देखो तभी तो भागेगा। तो नॉर्मल चलन स्थिति भाई तेजी है भाई। समझ आए कॉन्सेप्ट ये। अब देखो भाई, अब आगे बढ़ जाते हैं। 4 सवाल ये ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। अब देखेंगे जिसे कि सर क्या मामला सेट है, अभी बताओ हमें विशेषता ड्रॉ करके। तो चलो जी आगे। जब मुझे लगेगा ना कि हाँ भाई चलो ठीक है, तो इजी सा था, तो अपना बंद करके पढ़ा देंगे। लेकिन अभी तो ये देखिए फॉर्म वॉर्म जैसे शुरू हुआ नहीं, तो अभी तो जितना बढ़िया से तुम पढ़ लोगे उतना बेहतरीन है तुम्हारे लिए भाई। अब चलो जी इसे समझते हैं कि भाई क्या क्या था मामला गुरुजी। भाई बच्चों, इस एक्सिस पे हमने लिख लिया टॉर्क। ओम नमः शिवाय। यहां है S = 1,
अब ये बताओ जरा, सिंक्रोनस गति पर स्लिप का मान कितना है और s बराबर 1 पर गति कितनी है नालायको। और भाई यहां ले लिया आपने s बराबर 2। अब देखो जी, नॉर्मल चलन स्थिति पे स्लिप ज्यादा कहां हो जाएगी भाई। नॉर्मल किस मूर्ख की आप कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। नॉर्मल चलन स्थिति में स्लिप ज्यादा कैसे हो जाएगा बताओ, तुम बताओ बेटा। मैंने कहा है तब तुम्हें दिक्कत आएगी जब तुम चीजों को सुनोगे नहीं। क्या लिखा है मैंने, नॉर्मल चलन स्थिति पे स्लिप बहुत कम होगी। कैसे, अब मैं बता दूं यार। s बराबर में ns माइनस एन बटे ns फॉर्मूला है। नॉर्मल चलन स्थिति में इसका मान बढ़ेगा, गति बढ़ेगी। जब ये माइनस में बढ़ेगा तो ये ज्यादा कैसे आ जाएगा, ये कम आएगा। अब उल्टा ना, तुम्हारी बस यही प्रॉब्लम है। इसी चीज से मैं बोलता हूँ यार थोड़ा सा ना आपको सुधार करना चाहिए बेटा। वो क्या है मेरे बच्चे कि तुम ना टीचर को गलत बोलते हो। बोलना मतलब कि तुम सही सीखना नहीं चाहते। तुम्हारे अंदर ये बहुत गलत चीज है कि तुम उल्टा ना टीचरों को सिखा देते हो कि सर आप गलत सोच रहे हो। तो फिर मैं भी सोचता हूँ कि चलो क्या ही पढ़ाऊं यार। सर नॉर्मल चलन स्थिति में स्लिप ज्यादा होने पर टॉर्क ज्यादा कैसे हो सकता है, प्रैक्टिकली सोचे तो। अब बताओ भाई, तुम मुझे बोल रहे हो कि सर तुम गलत सोच रहे हो। बेटा तू गलत पढ़ रहा है। क्या है, नॉर्मल चलन स्थिति में स्लिप का मान कम है। मैंने कब ज्यादा लिखाया है बता भाई। तो पहले चीजों को सुन तो लोगे, टीचर ने लिखा क्या है, पढ़ा क्या है, तुम्हारे अपने ही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो बेटा इसमें नुकसान तुम्हारा ही है। ये ले लिया हमने सिंक्रोनस गति का लेवल। अब देखो इन पे गति लिखते हैं कि क्या क्या है। s बराबर 0 पर जो गति है मेरे बच्चों वो आती n बराबर ns, यानी कि सिंक्रोनस गति क्या आती, सिंक्रोनस गति आ जाती। अरे एक को 100% बोलिए, लेकिन पेपर में 100% नहीं लिखता ना, एक लिख रहा है यार। ये डाउट है ही नहीं ना जिसे डाउट बना रहे भाई। अगर मैं किसी नंबर को 5 लिख रहा हूं तो अंडरस्टूड है वो 500% ही होगा बाबू। अब ये बताओ भाई यहां पर गति कितनी है, s बराबर 1 पर क्या मोटर चलता है ना गुरुजी, नहीं चलता। s बराबर 2 पर देखो, s बराबर 1 से ज्यादा देखें इधर। ए नालायको ये देखो, हमने यहां से स्लिप की शुरुआत करी, जरा देख लो। अब जरा सुन लो। अरे गुरुजी इस तरफ को हम स्लिप को बढ़ाते लेकर आए ना, देखो इस तरफ को हमने बढ़ा दी। कहां तक लेकर गए दोस्त, हर हर शंभू हम लेकर गए इसे 2 तक। अब आप सोच रहे होंगे मेरे पास हर सवाल के जवाब है तुम्हारे, खाली हाथ नहीं जाओगे प्रभु के दया से। लेकिन वही है कि पढ़ लो, चीजें बहुत है पिटारे में। अब आप ये सोचो कि गुरुजी आपने s बराबर 2 क्यों लिया है। देखो बेटा इसलिए लिया है, सब खेलना इसी सूत्र का है, इस नादान से सूत्र का है। अच्छा जी, अगर तुम n का मान 0 रखोगे, यानी कि जब मोटर नहीं चल रहा है, रुका था, तो उस दौरान देखो बेटा ns माइनस 0 बटे ns यानी कि 1। अरे वाह, तो ये हो गया। फिर दूसरी स्थिति जो s बराबर 0 की है, तो अब देखो जी क्यों n बराबर ns लिख रहे हैं। s0 कब आएगा, ns माइनस ns बटे ns, तो बेटा 0 आ गया। वो देख लो बालकों और बालिकाओं, ns यहां पर देखो जरा, अगर मैं n का मान माइनस के ns रख दूं, यानी कि माइनस और माइनस के ns बटे ns, तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2ns बाई ns, तो बाबू ये हो गया देखो 2। ठीक है जी, तो ये 3 स्थिति हम इसलिए पढ़ रहे हैं जी। कौन कौन सी, s बराबर 0, s बराबर 1, s0 और s बराबर 2। यही 3 स्थिति मोटर में संभव मात्र थी। अच्छा जी, अब देखो भाई बच्चों, यहां पर 2 का मतलब क्या हुआ। अगर तुम कभी भी s बराबर में ns माइनस n कर रहे हो, तो बेटा ये 1 से ज्यादा तभी आ सकता है जब मोटर में ये मान माइनस में लगेगा। अरे माइनस माइनस तभी तो जुड़ के 1 से ज्यादा आ सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा साहब, 1 से ज्यादा होना, नालायकों पढ़ लो पहले, 1 से ज्यादा होने का मतलब इस तरफ, जब भी मैं स्लिप 1 से ज्यादा पर बात करूंगा
तो बेटा स्पीड रिवर्स होती हुई दिखेगी मुझे और मैं लिख रहा हूं इसे ब्रेकिंग रीजन। ओम नमः शिवाय। क्या लिखूंगा मैं? ब्रेकिंग रीजन। आप लोग की प्रैक्टिकल सोचने की जो क्षमता है ना वो कम है, इसलिए तुम्हें दिक्कत हो जाती है। ये ब्रेकिंग रीजन यानी कि ये आ गया बाबू यहां ब्रेकिंग। और s बराबर 2 पर गति कितनी लिख दूं साहब? n बराबर -k/ns लिखो। अब देखो ये क्यों लिखा जी, हर एक चीज बताऊंगा कि सर s बराबर में ns - n/ns पढ़ाया जी, हमने कहा बिल्कुल पढ़ाया भाई। तो ns माइनस, अब n का मान रख दोगे माइनस में ns, तो मेरे बच्चों बटे में ns, अगर इसे आप जोड़ोगे तो 2ns/ns, इससे कैंसिल तो आ गया ये 2। अब मुझे ये बताओ साहब, s बराबर 2 पर यह मोटर, अरे नहीं फिर कर दी वही चीज है कि मम्मी ने खाना बनाया घर में, चखा है नहीं, पहले बोल दिया खराब है। पहले पूरी बात सुन तो लो और खाने को पूरा पकने तो दो, उसके बाद अपने जो बोलना है तुम बोल लेना। हाँ भाई, मैं को रोक थोड़ा रहा तुम्हें। एक बात बताओ जरा बेटा, जब भी कभी टॉर्क और स्पीड एक दूसरे के विपरीत आती है ना, चलो ऐसा सिखाता हूं मैं आपको। तुम ना साइकिल चला रहे, अरे मेरे पास बहुत जुगाड़ है तुम्हें समझाने के। तुम साइकिल चला रहे हैं, सुन लो पहले। साइकिल चलाते चलाते जब आप साइकिल पे पैडल यानी कि बल आगे की तरफ लगा रहे हो ना, तो साइकिल आगे भाग रही है। इसे कहा जाता है फॉरवर्ड यानी अग्रिम दिशा। अच्छा, जब तुम साइकिल को रोक रहे हो तो भाई चल तो ऐसे ही रही ना, चल तो ऐसे ही रही ना, आगे की तरफ ही चल रही है। ऐसा थोड़ा ही कि ब्रेक दबा के साइकिल उल्टा उड़ के चली जाती है, नहीं ना। जब आप ब्रेक लगा रहे हो तो ब्रेक का मतलब यह है कि आपकी जो गति है वो आगे की तरफ थी और ब्रेक लगाकर तुम आघूर्ण पीछे की तरफ कर रहे हो। जब आघूर्ण और दिशा समान होती है, जब आघूर्ण व गति समान दिशा में होती है, तो इसे कहा जाता है अग्रिम दिशा यानी कि मोटर की दिशा, मोटरिंग मोड। और बच्चों, जब आघूर्ण और गति अलग अलग दिशा में आ जाए, यानी एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो इसे कहा जाता है ब्रेकिंग। तो बेटा, अगर आपने आघूर्ण को यहां धनात्मक रखा है तो गति अगर उल्टा हो गई, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहले तो मैं ऐसे चल रहा था और ब्रेकिंग करके मैं उल्टा उड़ गया एकदम आयरन मैन की तरफ। ऐसा नहीं होगा। ब्रेकिंग का मतलब है मैं चलूंगा तो इसी तरफ, लेकिन अब मुझे रुकना है तो मेरी धीरे 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 गति कम हो जाएगी और मैं रुक जाऊंगा। दोस्त, मैं ये बोल रहा हूं। तो देखो जी बेटा, यहां क्या s ग्रेटर देन 1, s बराबर 1 से ज्यादा पर ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरे बच्चों ब्रेकिंग। अरे वाह सर, क्या लिखेंगे? ब्रेकिंग। ठीक है भाई। और अगर बेटा हम कभी भी s बराबर 1 से कम पर बात करें, तो देखो भाई, s बराबर 1 से कम पर सदैव ये जो टॉर्क और ये आता है ना, वो समान दिशा में रहेगा। इसीलिए भाई बच्चों, बहन और भाइयों, इसीलिए ये रहेगा। देखो इधर जब भी हम ड्रॉ करेंगे s बराबर 1 से कम पर, तो बेटा ये कहलाता है, ये क्या लिखा? ब्रेकिंग रीजन। ये कहलाता है मोटर रीजन भाई, कि भाई इसमें ये मोटर रहेगा। अब देखो ये भी मैं नोट करके, आप चाहो तो मैं लिखा दूं आपको ये क्या क्या है भाई। अभी थोड़ा पढ़ लो, वैकेंसी भी आ ही जाएंगी, पढ़ लो तो मैं तैयार तो कर दूं इस जंग के लिए। देखो मैंने क्या लिखा कि जब, ये फिजिक्स का भी है भाई, ये जो पॉइंट बता रहा हूं ना मैं, जब गति व आघूर्ण समान दिशा में हो तो इसे
मोटरिंग मोड कहते हैं तथा जब गति वैगुण विपरीत दिशा में हो तो इसे ब्रेकिंग मोड कहते हैं। लो जी, ये हो गया मामला सेट। ये मतलब ये नहीं कि ये सर मशीन का नहीं है, ये तो तुम्हारी वैसे ही जनरल इंफॉर्मेशन के लिए लिखा दिया मैंने कि भाई तुम्हें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। मैंने कहा ना कि तुम्हारे ऊपर बात है भाई कि तुम कितनी शिद्दत और ईमानदारी से चीज़ें सीखते हो। तुम्हें जितनी तुम उम्मीद करके आए हो इससे ज़्यादा चीज़ें दे दूंगा तुम्हें। नॉलेज के मामले में मुझे कोई ऐसी वो नहीं होगी भाई तुम्हारे लेवल नहीं मैच होगा, ये नहीं होगा, सब चीज़ें बता दूंगा प्रभु के दया से तुम्हें, बस पढ़ लो। ठीक है भाई। अब देखो क्या है मोटरिंग रीजन और ये। अब बताओ, पहले मुझे इतने का जवाब दो, अब क्लियर है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई 0 से स्लिप के मान 0 से 1 के बीच में मोटरिंग मोड है या मोटर रीजन है बेटा, और 1 से लेकर 2 के बीच में ब्रेकिंग है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अरे मोटर रीजन मेरे नालायक बच्चों, मैं यही तो कहूंगा कि देखो जी, जो स्लिप का मान है 0 से लेकर 1 के बीच है, और जो गुरुजी ब्रेकिंग रीजन है वो तो 1 से ज्यादा और 2 से कम, यानी इस बीच है। यही तो लिखोगे। अच्छा जी, S बराबर 1 का मतलब बताया है ना तुम्हें, स्टार्ट मोड। भाई S बराबर 1 का मतलब क्या है, एकदम जब जहां जिस बिंदु से ये स्टार्ट होगा, S बराबर 1 से जिस बिंदु, जैसे मैं यहां खड़ा हूं अभी, तो मैं यहीं से तो स्टार्ट होऊंगा ना, तो ये S बराबर 1 कंसिडर कर लिया जाता है। अच्छा भाई बच्चों, ठीक है जी। हाँ, ये बताओ, इस पूरे ब्रह्मांड में कभी किसी भी क्वांटिटी का मान तुम मैक्सिमम से ज्यादा कर सकते हो? हाँ भाई शिवम जी, जरा इन बच्चों से आप भी वार्ता ये करना कि भाई आप इस दुनिया में किसी भी क्वांटिटी का मान, चचा ये बताओ कि आप इस दुनिया में किसी भी क्वांटिटी का जो मान है वो मैक्सिमम से ज्यादा कर सकते हो क्या? इस पूरे दुनिया में अधिकतम से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो मुझे एक बात बताओ, अधिकतम टॉर्क के लिए तुमने शर्त क्या पढ़ी है? अधिकतम आघूर्ण के लिए तुमने शर्त क्या पढ़ी है? R2/X2। तो भाई हमने क्या कहा कि देखो बाकी चीजें तो सर बाद में है, हमने यहां पर अधिकतम टॉर्क का मान कंसिडर कर लिया, और प्रभु की दया से ये मान देखो क्या था। हमने कहा कि सर ये जो मान अधिकतम है, ये मान माना अधिकतम, इसमें मैक्सिमम टॉर्क इस मोटर में, ये जो लाइन है ऊपर ना, ये लिख दिया हमने साहब इसमें T मैक्सिमम। भाई इतना इसमें अधिकतम टॉर्क हो सकता है। टीम इसे हरिओम जी को आप 2 दिन के लिए ब्लॉक करें, क्योंकि ये बच्चा ना पढ़ नहीं रहा कि ब्लैक कर दो व्हाइट कर दो, पढ़ाने में हमें मजा आ रहा है बिल्कुल, और ये परेशान है भाई। अच्छा, कभी सवाल में यार दोस्त ये आएगा क्या कि रमन सर ने किस दिन व्हाइट पे पढ़ाया किस दिन ब्लैक पे पढ़ाया? बोलो आएगा क्या? नहीं आएगा ना। और व्हाइट पे दिक्कत ये हो रही थी, हाँ भाई साहब मैं बता दूं, व्हाइट पे दिक्कत ये हो रही थी कि जो मेरे सामने ये चीजें रखी होती है ना, या ये कुर्सियां वुर्सियां ये सब होती है लाल कलर की, तो ये बेटा ना इसमें दिखती है, ये इसमें बोर्ड में दिखती है, जो कि कई बार लिखा हुआ सही नहीं दिखता दोस्त, व्हाइट पे नहीं दिखता, तो इस पे इम्पैक्ट सही आ जाता है ना। अब देखो बेटा, हाँ मेरे बालकों, तो टी मैक्सिमम की एक लाइन खींच लिया हमने। आपने कहा गुरुजी खींच लो, हमने खींच लिया भाई टी मैक्सिमम ये, इससे ज्यादा इस मोटर में नहीं हो सकता। अब एक बात बोलो, टी मैक्सिमम पर इसमें जो स्लिप है उसका मान क्या है? गुरुजी हमने ना पढ़ा है ST max बराबर में
R2/x2। हाँ भाई बच्चों, हमने पढ़ा है गुरुजी एस टी मैक्स बराबर R2/x2, क्योंकि मैक्सिमम आघूर्ण पर स्लिप का मान कितना है, एस टी मैक्स बराबर R2/x2। क्लियर हुआ? तो सर हमने एस टी मैक्स तो निकाल दिया। एस टी मैक्स हमने पहले पढ़ा है यार दोस्त कि गुरुजी मैक्सिमम टॉर्क पर स्लिप है, तो हमने यहां एस टी मैक्स निकाल दिया, R/R2/x2 लिखना बेटा, रोटर रेजिस्टेंस बटे रोटर रिएक्टेंस। चलो सर ठीक है। अगर मैं ये कह दूं आपको कि भाई जब ये मैक्सिमम आघूर्ण है उस समय गति बताओ, तो देखो हम गति भी निकालेंगे। हमने कहा एन टी मैक्स यानी मैक्सिमम अधिकतम आघूर्ण पर गति क्या है, बस अगर लोड पर गति निकालते तो लोड वाली स्लिप लगाते, यहां गति निकाल रहे हो अधिकतम आघूर्ण पर, तो स्लिप कौन से लगा दो, एस टी मैक्स। देखो पुरानी चीजें सब बताता हूं मैंने मेरे बच्चों ये नहीं लिखा रखा तुम्हें, तो भाई यहां स्लिप कौन सी, जब तुम्हें इस पॉइंट पर निकालना तो इस पॉइंट पर स्लिप लगा दो। चलो जी, तो ये हो गया जहां एस टी 1 - एस टी मैक्स इंटू एन एस। तो ये बेटा हमने यहां पर एन टी मैक्स क्या लिख दिया, देखो इसे हमने कहा अधिकतम आघूर्ण पर गति। बेटा ये मोटर की अधिकतम गति नहीं मेरे बच्चों, ये अधिकतम आघूर्ण पर गति है। कभी तुम इसमें भी खिचड़ी पका दो, ये अधिकतम आघूर्ण पर गति है यार, अधिकतम आघूर्ण पर गति है, ना कि ये मोटर की अधिकतम गति है। ठीक है, तो हमने पहले लिख दिया यार दोस्त कि अधिकतम आघूर्ण पर गति है, हमने लिख दिया, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। अच्छा जी सर, अब और बताओ, देखो क्या क्या मामला है। तो एक बात बता दो, हाँ भाई ए बच्चों ये बताओ कि आपके गुरुजी ने आपको क्या सिखाया कि 1 के आसपास में जो रीजन होगा, जब स्लिप का मान 1 के आसपास लेंगे, तो ये बताओ नालायको कि उस रीजन को हम क्या कहेंगे। 1 मतलब जहां से हमने चलना शुरू किया, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो बेटा इसे हम कहते हैं स्टार्टिंग रीजन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम स्टार्टिंग रीजन। हाँ गुरुजी, स्लिप का मान अगर हाई लिखोगे तो ये स्टार्टिंग रीजन है। अच्छा जी, बात तो सही थी। तो स्टार्टिंग रीजन कितने को कंसिडर कर रहे हो, स्टार्टिंग रीजन का मतलब है कि भैया स्लिप का मान 1 से लेकर एस टी मैक्स के बीच लगा दो। अगर गलती करके आए ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। तो बेटा क्या कर रहे हो, स्लिप का मान 1 से लेकर एस टी मैक्स के बीच लगा देते हैं गुरुजी, ये कहलाता है स्टार्टिंग रीजन। और नालायक को जरा एक बात तो बता दो, स्टार्टिंग रीजन में टॉर्क और स्लिप का मान क्या है, रिश्ता क्या है, बोलो स्टार्टिंग रीजन में रिश्ता क्या है, हाइपरलूप, बोलो इनवर्सली। यार बालको, इधर को जब चलेंगे यहां से स्लिप का मान गिर रहा है ना, देख लो 1 है, इधर को जा रहे तो गिर रहा है, तो स्लिप अगर गिरेगा तो टॉर्क को बढ़ा दूं, हाँ सर बढ़ा दो। S बराबर 1 पर जो टॉर्क आता है वो कहलाता है स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि तो शुरुआत में है। तो बेटा हमने ये इतना बढ़ा दिया जी। अच्छा गुरुजी ये बताओ ये क्या है, तो मेरे बच्चों ये कहलाता है स्टार्टिंग आघूर्ण। क्या, स्टार्टिंग आघूर्ण लिखा दिया था मैंने पहले भी TST। अब ये क्या है सर, ये रिश्ता तो कुछ ऐसा है कि टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। देख लो कि सर अगर हम इस तरफ चल रहे हैं ना तो तुम स्लिप घटा रहे हो, और ऊपर को चलने का मतलब है टॉर्क बढ़ा रहे हो, तो सर ये ग्राफ हमें ना कुछ ऐसा देखने को मिल गया।
लेकिन यार ये अधिकतम से ज्यादा नहीं जा सकता ना, इस दुनिया में अधिकतम से ज्यादा तो कुछ बन ही नहीं सकता ना। अच्छा सर, अब अगर अधिकतम से इधर ताक झाक हो गई कि भाई ये अधिकतम से इधर तो बता दो फिर क्या मामला है, तो इसे कहा जाता है नॉर्मल चलन स्थिति। इसे क्या कहेंगे? नॉर्मल चलन स्थिति। नॉर्मल चलिंग स्थिति का मतलब क्या है? हाँ, स्टार्टिंग में स्लिप का मान ज्यादा होता ही है बेटा, मैं तो 3-4 दिन से यही डिस्कशन कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में स्लिप का मान ज्यादा ही होगा। मैं तो आज भी कई बार जिक्र कर दिया, NS - N/NS शुरुआत में ये तो कम है तो स्लिप का मान ज्यादा होगा ही होगा। अब जरा इधर नॉर्मल चलन स्थिति में क्या फंसा मामला कि गुरुजी जो स्लिप है वो ST मैक्स से तो कम, किसके बीच में? देखो ये लिखूंगा मैं, ST मैक्स से कम और भैया 0 से थोड़ा बड़ा जी, ये मामला है, ये नॉर्मल चलन स्थिति है। ठीक भाई। अब क्या है, जैसे ही तुम अधिकतम से इधर पहुंचे, इधर पहुंचते ही रिश्ता बदल गया जी। अरे गुरुजी रिश्ता कैसे बदल गया? अरे भैया ऐसे बदल गया कि जैसे तुम इस तरफ जाओगे तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्लिप हो जाएगा। क्या कहोगे? टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्लिप हो जाएगा गुरुजी। अबे भाई इस तरफ को अगर स्लिप गिर रही है तो आघूर्ण बढ़ेगा कैसे? गिरना चाहिए। तो भाई बच्चों ये गिरते गिरते बेचारा यहां पहुंच गया और तेरा ये मामला था। तो भाई ये हो गया यहां टॉर्क समानुपाती। इस रीजन में क्या है ये? अब मुझे एक बात बताओ, मैं सारे पॉइंट ना तुमसे निकलवाना चाह रहा हूं भाई। अब एक बात बताओ यार बच्चों, अगर टॉर्क यहां पर स्लिप के समानुपाती आया है, तुम एक बात तो सीखते होंगे ना कि इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस गति से नहीं चलेगा। सीखते हो? एक इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस गति से नहीं चलेगा, ये तुमने रट रखा होगा। आज इस कारण पर भी बात कर लेते हैं। देखो होता क्या है, S = 0 का मतलब सिंक्रोनस गति है। तो बेटा S = 0 पर ये टॉर्क S के समानुपाती है, आघूर्ण 0 हो जाएगा। आघूर्ण 0 हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखते हैं कि एक इंडक्शन मोटर कभी भी, एक इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस गति पर नहीं चलता है क्योंकि सिंक्रोनस गति पर आघूर्ण 0 हो जाएगा। बेटा ये रहा इसका कारण। एक सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस गति पर नहीं दौड़ेगा क्योंकि सिंक्रोनस गति पर आघूर्ण इसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। बेटा अब ये तो नॉर्मली ना किताब में भी ड्रॉ कर देता है, लेकिन बच्चों को किताब में देखकर अगर समझ आता तो फिर टीचर की जरूरत क्या पड़ती भाई। तो बेटा एक बात बताओ जरा, अगर कहीं पर स्लिप कम हो, स्लिप का और स्पीड का जो संबंध है वो कैसा है ये देखते हैं। हाँ भाई जरा ये देख लो, अगर यहां पर हम स्पीड देखें, जरा दिमाग में रखो, इस तरफ को स्पीड बढ़ रही है और स्लिप गिर रही है, तो जरा इस रीजन में जरा तलाशो हम क्या लिख सकते हैं कि जो स्लिप है वो हमेशा स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अरे होती है बेटा, अगर स्लिप कम होती है तो गति बढ़ जाती है।
तो अगर हम नॉर्मली इंडक्शन मोटर में आघूर्ण व गति के बीच संबंध देखें ना, तो देखो एस का मान कितना लगा सकते हो, 1/n। तो बेटा इसमें टॉर्क 1/n देखने को मिलता है, यानी गति बढ़ने से आघूर्ण में गिरावट देखने को मिलेगी। ये भी टिक करने को आता है, बहुत लिमिटेड लोग करके आएंगे। और बच्चों यहां आ जाओ, 1/s का मान फिर कितना रख सकते हो, n रख सकते हो। n को यहां भेज दोगे, 1/s का मान n। तो बेटा नॉर्मल की स्थिति से उल्टा यहां लिख दो। क्या लिखोगे कि स्टार्टिंग रीजन में टॉर्क स्पीड के समानुपाती होता है, लेकिन नॉर्मल चलन स्थिति में टॉर्क स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, तो जो विशेषता देखने को मिल गई, तुमने कहा गुरुजी ये कुछ विशेषता हमें मिली। देखो जी, आपने कहा सर ये विशेषता मिल गई हमें ना, ये वाली जो तुम्हें ना टिक लगा के दर्शाएगा। एक्साइटेशन नहीं होता यार बेटा, इसमें एक्साइटेशन कहां से आ जाएगा, पहले सुनते तो हो नहीं पूरी बात। तो ये हो गया, देखो जहां ये विशेषता है। अच्छा जी, अभी आगे चलेंगे, पहले जितना दिमाग है ना, मेरे कहने से 2 मिनट सिर्फ इतने को ना एक बार रिवाइज करो तुम। अच्छा मैं समझ गया, ये बच्चा किसे बोल रहा है, उल्टा सिंबल ना, ये शायद इसको बोल रहा है। 1 मिनट जरा इसको, अगर इसको बोल रहा है ये सिंबल ना, सही किया। देखो इसमें जो आप स्लिप लिखोगे ये 1 से कम होगी, और बेटा ST मैक्स ये बोल रहा हूं मैं, ये लिखोगे। अब हमने क्या किया ना, मोटर की ताकत है। अब जरा सोचकर देखो, इस मोटर पर लोड तो कुछ ना कुछ लगा होगा। अगर इस पर बेटा कुछ ना कुछ मेरे बच्चों लोड होगा, तो लोड चलाने का जिम्मेदारी किसकी है, मोटर की है ना। जो मैंने बोला था, ऐसे चश्मा लगा के तो देखेगा नहीं मोटर की, आराम से मोटर रखा हुआ है भाई, लोड को घुमाएगा। अच्छा, तो माना हमने ये कहा कि इस पर जो लोड है बेटा, ये लोड इस पर, ये लाइन है, ये हमने ले लिया जी लोड टॉर्क। ये भाई लोड आघूर्ण का मतलब है कि इस मोटर पर लोड ये है। ठीक है, अब हमें तलाशना है कि इसमें स्टेबल पॉइंट कौन सा होगा, यानी कि बढ़िया बिंदु कौन सा होगा। आप देखो बेटा, एक बात बताओ यार दोस्त, ये जो ये लाइन है ना, ये लाइन, ये पूरी की पूरी जो लाइन है, ये कुछ और नहीं बेटा, ये मोटर की ताकत है, जिसे आपने नॉर्मली T लिखा हुआ है। तो मैं लिख भी देता हूं, ये मोटर आघूर्ण है। अगर क्रवलिंग वॉल्विंग समझना है ना, हमारे दिमाग में फिट कर दूंगा। तो तुम एक बात बताओ, हमेशा सोचो कि तुम्हारी ताकत 10 किलो उठाने की है, लेकिन तुम्हारे ऊपर 20 किलो रख दे, तो तुम सफलतापूर्वक चल लोगे? नहीं चलोगे। यानी कि मोटर की ताकत हमेशा लोड की ताकत या लोड से ज्यादा आए, या कम से कम लोड के बराबर तो आए। अगर लोड ज्यादा हो गया और मोटर की ताकत कम, तो बेचारा रेंग रोंग के फूक जाएगा, खत्म हो जाएगा, टाटा बाय गो, ये हो जाएगा। अब हमने सोचा, इसमें विचार किया कि सर क्या करें। इसमें हमें नॉर्मल एक स्टेबल बिंदु तलाशना है ना, जो अच्छा बिंदु है, जहां पर मोटर को चला लें। कुछ बच्चों को ये संदेह था ना कि गुरुजी फुल लोड का मतलब क्या है भाई, फुल लोड का अब समझिए। जो कुछ बच्चे सोच रहे थे कि गुरुजी फुल लोड का मतलब कुछ और है, तो अब फुल लोड का मतलब समझाता हूं। फुल लोड का मतलब ना तो S बराबर 1 है, फुल लोड का मतलब ना S बराबर 0 है। फुल लोड का मतलब है जब स्लिप आपकी इस प्रकार से एडजस्ट हो, या फिर ये कहें कि जब लोड का जो ताकत है वो जब मोटर की ताकत के बराबर हो जाए। तो देखो बेटा, इसमें जो ये दोनों ग्राफ जहां कट हुए, इस पॉइंट पर नालायक को, इस पॉइंट पर, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता मैं ऐसा बोल देता हूं नालायक वाले? तो बेटा ये हो जाता है
TL बराबर में T, और T कभी देखो कई जगह पर ना T को TM लिख देता है मोटर का आघूर्ण, कभी तुम भावुक हो जाओ, रो जाओ, आंखों से आंसू आ जाए तुम्हारे। T का मतलब हमने पहले ही लिख रखा कि ये मोटर का टॉर्क है भाई। तो बेटा जब लोड का टॉर्क मोटर के टॉर्क के बराबर हो जाए तो उस बिंदु को ही हम कहते हैं स्टेबल पॉइंट। क्या कहेंगे? स्टेबल पॉइंट जी, सुचारू बिंदु, बढ़िया ये है जी भाई, स्टेबल पॉइंट। अच्छा सर, अब अगर तुम इस तरफ से इस तरफ करोगे ना तो देखो मोटर की ताकत कम, लोड ज्यादा, फूक जाएगा, खत्म। और तुम सोच रहे होंगे गुरुजी हम इस तरफ क्यों नहीं चला लो, नालायकों, जितनी ज्यादा स्लिप के साथ तुम इसे चलाओगे ना उतना भी तो नुकसान है। अब तुम कहोगे गुरुजी स्लिप के साथ नुकसान क्या, तो नेक्स्ट में यही पढ़ाऊंगा तुम्हें कि स्लिप के साथ नुकसान क्या होगा। तो बेटा ये जो पॉइंट है ये कहलाता है फुल लोड, और यहां पर जो स्लिप है यही हम शुरुआत से लिखते आए हैं एस, जिसे हम कह रहे थे मेरे बच्चों फुल लोड स्लिप जी, और इसी को हम जानेंगे क्या भैया, स्टेबल पॉइंट जी। यही क्या है साहब, स्टेबल बिंदु। तो मोटर कभी भी एस बराबर 0 पर नहीं चलेगा, इससे थोड़ा सा कम गति पर ही मोटर हमेशा चलेगा। ये होती है आपकी मेरे बच्चों टॉर्क स्लिप विशेषता। और इस पेज पर सारी चीजें जो पढ़ाई वो जरूरी ही है, इंपॉर्टेंट ही है। इस पेज पर जो पढ़ाया है वो सारे बिंदु जरूरी है। वो बेटा सारे के सारे बिंदु ही जरूरी है, इसमें कोई ऐसा नहीं जो बिंदु तुम छोड़ के चले जाओ।